together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है तू है तो I'll be alright. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे श्रद्धा. और यह है हमारा खास शो जिस पर हम बात करते हैं हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल और सेहतमंदी की. दोस्तों, बारिश का मौसम सुकून और ठंडक तो लाता है, लेकिन साथ ही डायरिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल इन्फेक्शंस जैसी कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. और इसीलिए आज इस खास मौजू पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है एक खास मेहमान. प्लीज वेलकम डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिनाउंड एकेडमिशियन और मानसरोवर मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश में प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. 30 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर त्रिपाठी हेल्थ केयर अवेयरनेस और मेडिकल एजुकेशन में एक मशहूर नाम है. तो चलिए जानते हैं कि इस मॉनसून सीजन में सेहतमंद और सेफ कैसे रहा जाए. डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी, वेलकम टू द शो. नमस्कार जी नमस्कार. तो डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए. जरूर. सबसे पहले आप हमें आसान भाषा में बताइए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां आखिर होती क्या हैं? ये सब बुखार करने वाली बीमारियां हैं, डायरिया छोड़ करके. डायरिया में दस्त होते हैं, वाटर का काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, थोड़े से लेके बहुत ज्यादा तक, इसे डायरिया कहते हैं. बाकी 3 बीमारियों पे जिन्होंने आपने बात करी, वो बीमारियां जो हैं वो बुखार से संबंधित है. अच्छा, ये बताइए कि बारिश के मौसम में अचानक ये बीमारियां इतना बढ़ क्यों जाती हैं? क्या इनका सीधा रिश्ता इस मौसम से या पानी से है? देखिए, धरती केवल इंसानों की नहीं है और बारिश भी केवल इंसानों की नहीं है. जितना सुकून हमको बारिश देती है, उतने भी जीवों को भी देती है, कीटों को भी देती है, विषाणु और वायरसेस, बैक्टीरिया सभी को देती है. तो कुल मिलाकर के बारिश का सीजन सबके लिए अच्छा है, सब फ्लरिश करते हैं. और यहाँ पर वेक्टर्स के होने के कारण या पानी में कंटामिनेशन होने के कारण, बैक्टीरियल ग्रोथ होने के कारण बारिश में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. जी जी. इसीलिए इस मौसम में जब वो फ्लरिश हो रहे होते हैं तो वो हमारे लिए भी खतरा बढ़ा देते हैं. बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट है मैन वर्सेस नेचर और नेचर अदर लिविंग्स के बीच का. एवरीबॉडी वांट टू सर्वाइव. यस. अच्छा, ये बताइए कि लोग अक्सर कहते हैं कि बारिश में बीमारी फैलती है. ये एक बड़ा नॉर्मल सा
जुमला है जी। जो कि कहा जाता है, लेकिन असल में ये फैलती कैसे है? मच्छरों से, गंदे पानी से या दोनों से? देखिए, जब बारिश होती है तो नमी का वातावरण बन जाता है, और हर जीव के अंदर पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये सब के लिए एक ब्रीडिंग बढ़ जाती है सारे जीवों की। इसमें वेक्टर बढ़ जाते हैं, तो वेक्टर के बढ़ने से वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ जाएगी। जी, एनेमी रहेगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, फंगल ग्रोथ होगी। जी। तो ऑल टुगेदर सारे जीव जो हैं उनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं। और ऐसे में हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी भी कंटेमिनेट हो जाता है, क्योंकि नगर निगम की सप्लाई जो है अक्सर, और सीवेज की सप्लाई सप्लाई सिस्टम के दौरान क्रॉस करती है। दिन का रात का टेम्परेचर अलग होता है। तो जब सप्लाई टाइम होता है तो प्रेशर पाइपलाइन में ज़्यादा होता है। जब सप्लाई बंद हो जाती है, रात का समय हो जाता है, तो पाइपलाइन खाली होती है, टेम्परेचर गिरने से सक्शन क्रिएट होता है। और ऐसी क्रॉसिंग्स में जहाँ लीक होता है उसमें वो रिवर्स पानी पाइपलाइन में आ जाता है और सुबह की सप्लाई में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कंटामिनेशन, वाटर सोर्सेज के कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इनके कारण जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, और वेक्टर्स के कारण वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो जब बारिश का मौसम संक्रामण रोगों के लिए भी एक समय है, जिस समय जी। जो संक्रामक बीमारियां बढ़ जाती हैं। जी, जी, जी। इस सवाल का आपने इतनी इतनी क्लैरिटी आपने हमें दी है, क्योंकि यूजुअली एक लेमैन को इसके बारे में इतना पता नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छरों से होते हैं, लेकिन इनके मच्छर अलग कैसे होते हैं और शरीर पर क्या असर डालते हैं? देखिए, रोकथाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण जी। यह है कि हमें वेक्टर ही रोकने होंगे। यदि हुँ, हुँ। वेक्टर रोकने होंगे तो वेक्टर्स को जानना जरूरी है। पहले डेंगू की बात करते हैं, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा इस समय कॉमन है ऑल ओवर जी, इंडिया। जी। तो ये काटने से होता है, टाइगर मॉस्किटोज को सामान्य भाषा में कहते हैं, पहचानने में बहुत आसान है। इसमें हुँ, धरियां हुँ। होती हैं। इसमें और धारियाँ होती हैं। हाँ, इसका साइंटिफिक नाम जो है वो एडिस इजिप्टी है। और तो इसके लक्षण ये है कि दिन के समय में काटता है, और हुँ, हुँ। यूजुअली घरों में भी टेबल के लेवल के नीचे, मतलब 2.5 फुट से नीचे के एरिया में, या आपके पैरों में काटता है। तो कभी हम हुँ, बैठे हैं हुँ। घर में काम कर रहे हैं, अचानक पीछे पैरों में खुजली हो रही है, तो हमको देखना चाहिए मच्छर और कौन सा मच्छर है। तो मोस्टली डेंगू मिलता है, दिन के समय ही ज्यादा सक्रिय होता है। ओके। दूसरी बात इसकी खासियत ये है कि ये 10 से 100 मीटर तक उड़ पाता है। यानी हुँ, आपको हुँ, हुँ। अपने घर में नीचे, आप उतरे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो अपने जब अपने नीचे देखा आपने कि कोई मच्छर है, वो डेंगू आप पहचान गए, तो इसमें हुँ, आसान हुँ। बात यह है कि हम ये समझ सकते हैं कि इसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग बहुत कम है। तो ये हमारे ही हुँ, कैंपस हुँ। में होने के अधिक चांसेस, ये हमारे आगे पीछे के 2-4 कैंपस से ज़्यादा नहीं। तो हम मिल करके एक जो है वीकली ड्राइव संडे के दिन 5-10 हुँ, मिनट की हुँ। ड्राइव चला सकते हैं। ऐसे में जो भी कंटेनर है, छोटे बड़े कंटेनर हैं, उनको देख लें, उनको पलट दें, हुँ, उनका हुँ। पानी खाली, और ये हुँ, फ्रेश हुँ। वाटर में ही होता है। कई बार तो ये घर के कूलर के पानी में पनप जाते हैं। तो जी, जी, जी। लेकिन अच्छी बात ये है, और लोगों को समझना चाहिए, यदि डेंगू मच्छर आपको दिख रहा है तो चुपचाप से अपने 100 मीटर दाएं बाएं, यानी अपने आप को केंद्र में रख ले, तो अपने केंद्र में रखते हुए 100 मीटर इधर, 100 मीटर आगे पीछे, चारों दिशाओं में जो भी हुँ, हुँ। है ये कर लें। और इससे एकदम से वेक्टर जीरो होकर के फर्दर इस डेंगू के पनपने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब बात जी, आती है मलेरिया के मच्छर की। मलेरिया के जी। मच्छर जो होते, मलेरिया के जो मच्छर है वो एनाफिलीज है। तो हुँ, हुँ। एनाफिलीज मच्छर जो है वो बहुत लंबा ट्रैवल कर सकता है। वो लगभग 1 किलोमीटर और के आगे भी ट्रैवल कर सकता है। वो फ्रेश हुँ, पानी हुँ। में नहीं होता, वो किसी भी हुँ, पानी, हुँ। और इवन बहते हुए पानी में भी पनप सकता है। तो वो जी। मच्छर जो है थोड़ा सा ज़्यादा उसका ट्रैवल है, और हुँ, हुँ। वो रात के समय पे ज़्यादा एक्टिव है, शाम के समय पे ज़्यादा एक्टिव है, दिन में उतना हुँ, एक्टिव नहीं हुँ। है। हुँ, हुँ। एनोफिलीज जो मॉस्किटो है, जी। ये दोनों ही गुण हैं। और दूसरा एक और अंतर है कि डेंगू का मच्छर जो है वो 8-10 दिन में पनप जाता है, और ये 2 हफ्ते के करीब लगते हैं मलेरिया के मच्छर के हुँ। पनपने के। तो साइकिल डेंगू के मच्छर की भी की फास्ट है।
जी ये तो मच्छरों में फर्क है। जी, दोनों मच्छरों के हवाले से आपने बहुत ही अहम जानकारी हम लोगों को दी। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। You are listening to तू है तो I'll be alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. जहाँ चाह वहाँ राह, मशहूर कॉल। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुभाष चंद्र बोस। You must stay drunk on writing, so reality cannot destroy you. Ray Bradbury. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Listening to तू है तो I'll be alright, Radio Manu 90.0 FM's Health Show. वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी बात हो रही है मॉनसूनल बीमारियों की और हमारे साथ है डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो क्या इन बीमारियों से बचा जा सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन क्या है? देखिए, हमें मूल में समझना पड़ेगा, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट है, जो पानी हम पी रहे हैं उसका मैनेजमेंट, और हमारे आसपास के जगहों पर पानी नहीं भरा रहे। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बगल के प्लॉट यदि खाली है, उसमें पानी भरा है, हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और वो हिट बैक करता है। आप तीर के पीछे नहीं भाग सकते, तीर को चलने से पहले रोकें, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम जहाँ भी कहीं हो, अब आसपास पानी भरा हो, तो उसमें जैसे कुछ उपाय है कि एक तो यहाँ छोटी सी नाली ड्रेनेज क्रिएट करके उसको जाने दें, नहीं जाने देते तो थोड़ा सा केरोसिन इस टाइप की चीज़ डाल दें, जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और फिर मच्छर जो भी पनप रहे होंगे उनके लार्वा वगैरह सब डूब के ख़त्म हो जाएंगे। तो हम पानी आसपास भरा हो वो करते रहें। वीकली हम अपने आसपास एक राउंड मार लें, जिसमें कोई भी बर्तन, रुका हुआ पानी खत्म ना किया, किसी बर्तन, छोटे मोटे बर्तन जो भी होते हैं, टायर होते हैं, और जिस भी चीज़ में पानी भरा जा सकता है, ऐसी संभावित चीज़ों को इंस्पेक्ट कर लें। पानी भरा है तो उनको पलट दें, और आगे से उनको इस तरह से रख दें कि वो पलटे हुए रहें, ताकि उनमें पानी स्टोर होने की भी संभावना नहीं रहे। तो ये हम कोशिश करें। कई बार चिड़ियों को, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, पानी छोड़ देते हैं, वही मुंडे पे रखे हुए पानी बर्तन जो है कल डेंगू के लिए एक जगह पनपने के लिए बन जाते हैं, जगह पनपने के लिए बन जाएगी।
और डेंगू मच्छर की एक और जो बात मैं बताना भूल गया था वो ये थी कि डेंगू में वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है। यानी वायरस जो है डेंगू मॉस्किटो में, फीमेल मॉस्किटो में काटने वाली मच्छर फीमेल होती हैं, तो उनकी ओवरीज तक पहुंच जाते हैं। और कई बार ये होता है कि ये अंडे जो होते हैं उनमें पहले से ही प्री लोडेड वायरसेस होते हैं। जब भी उनसे लार्वा और फुल ब्रोन मच्छर बनेगा तो वो रेडी टू इन्फेक्ट होगा। तो ये जी। कुछ केसेस में डेंगू में मिल सकता है, डेंगू के वेक्टर में। और हमें ये दूसरा, हमने आपने बोला दो बीमारी जैसे डायरिया होने वाली बीमारियां या टाइफाइड की बात करें, तो टाइफाइड जो है वो गंदे पानी से होता है, और भी डायरिया करने वाली गंदे पानी से होती है। तो हम अपने पानी को साफ सुथरा रखें और उसका अपने यहाँ भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नगर निगम सप्लाई कई चैलेंजेस से गुजरती है, तो अपने यहाँ भी फिल्टर लगा के रखें। यदि आपका पानी का टीडीएस ठीक है तो आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपके यूवी ट्रीटमेंट से काम चल सकता है। और यदि ग्राउंड वाटर है, हार्डनेस ज़्यादा है, तो आरओ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पानी को रखें। और यदि ये सब सुविधा नहीं है तो उबालना बहुत अच्छी चीज़ है। उबालने पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि स्पेशली आप कहीं पर भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको पानी की क्वालिटी की श्योरिटी नहीं है, उबालना ऐसा क्वालिटी कंट्रोल है कि 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव होता ही जो है कोई बैक्टीरिया उसमें रह नहीं पाता, कोई वायरस रह नहीं पाता है, उनकी किलिंग निश्चित हो जाती है और सेफ हो जाता है। और उबलना अपने आप में इतना इंडिकेटर है कि कोई पानी उबल गया तो दिखता है मैं उबलता हुआ, ये इसका मतलब 100 डिग्री की गारंटी हो गई है ना, हमने टारगेट अचीव कर लिया। फिल्टर के साथ कई बार ये हो सकते हैं कि फिल्टर में हम मान रहे हैं अच्छा है, लेकिन फिल्टर में कोई ब्रीच हो गया, कोई कमी आ गई, तो हो सकता है कि फिल्टर की, क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम उसको देख के तय नहीं कर, पर उबलता पानी देख के तय हो जाता है। तो ये है जी। तो आपने दो बातें बहुत ही अहम हमको बताई। एक तो ये दोस्तों देखिए कि तीर के पीछे नहीं भागना है, तीर को चलने से ही रोक देना है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे यहाँ आरओ या जो भी जिस तरह की भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और हम ये मान लेते हैं कि वो साफ सुथरी होंगी, लेकिन मॉनसून में बेहतर है कि हम उनकी बजाय हम उबले हुए पानी पर ज्यादा जोर दें। आई होप कि मैंने ठीक बात है। और थोड़ा सा सुधारना चाहूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि मेंटेनेंस करा लें, मानसून के पहले चेक कर लें। क्योंकि वो उबला पानी बहुत सारे कारणों से भी डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए, जिन चीज़ों का कंप्लायंस नहीं हो सकता उन चीज़ों पे ज़्यादा बात करने से अच्छा है, क्योंकि क्या है, उबला पानी का स्वाद बदलता है, तो बेहतर है कि मेंटेनेंस करें अपनी मेंटेनेंस करवाएं। मेंटेनेंस करा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे गर्मियों में आप एसी की मेंटेनेंस करवाते हैं, इसी तरह मॉनसून शुरू होने से पहले अपनी आरओ की और जो भी आप पानी के लिए जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो उनकी मेंटेनेंस करवा लें। अच्छा डॉक्टर अपूर्व, ये बताइए कि बाहर का खाना, सड़क किनारे जूस और कटे हुए फल, ये कितने बड़े रिस्क फैक्टर बन सकते हैं? देखिए, बारिश के समय की बात आती है तो बारिश में सब लोगों के इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं। फूड हैंडलर्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और दूसरा वेक्टर्स भी खाने की चीज़ों पे बैठ सकते हैं। मच्छर, मक्खी जो है वो खाने पे बैठ करके उसको, उसमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और खाने की चीज़ें बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए भी बहुत फेवरेबल होती हैं। जो आपका एक बैक्टीरिया अब छोड़ के गया है, वो डबलिंग्स होते होते 2-4 घंटे में इतना बैक्टीरिया बदल जाता है कि वो इन्फेक्शन करने में सक्षम हो जाता है। तो बारिश में हम केवल उन्हीं जगहों पे खाएं जहाँ पर प्रॉपर हाइजीन दिख रहा हो, दूसरा चीज़ें ढकी हुई, और तीसरा चीज़ें गर्म हो। यदि ये चीज़ों का हम करते हैं बाहर खाना खाते में, तो ये काफ़ी अच्छा। और ऐसे आदतों को हम प्रमोट करें ताकि फूड हैंडलर से भी फूड में कंटामिनेशन नहीं हो। जैसे वो उसमें ग्लोव्स पहने हुए हैं कि नहीं है, हेड गियर्स पहने हुए कि नहीं पहने। तो इस तरह की हाइजीन जो ऑब्वियसली दिख रही है, गुड प्रैक्टिसेस हैं। आपके जो भी बर्तन आपको दे रहा है, इवन वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, तो वो आपका सूखा हुआ है कि नहीं। कई बार ये देखा होता है गीला घर है और गीले में ही उन्होंने सर्व कर दिया, तो आपकी प्लेट्स हुई है कि नहीं। सूखा होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैंने कहा कि पानी की जरूरत सबको होती है, ड्राई कंडीशन में कभी बैक्टीरिया नहीं पनपते।
नहीं पनपते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आम लोग ये कैसे समझें कि एक नॉर्मल वायरल फीवर है या डेंगू या टाइफाइड जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारी? देखिए, लक्षणों से बहुत स्पष्ट नहीं होता। बुखार इन सब हम्म। में, डायरिया छोड़ करके बुखार इन सब में कॉमन चीज है। आखिरी में आज का जो वक्त है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का है। जी। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन भी स्पेशली शहरी क्षेत्रों में तो डोर स्टेप पे ही अवेलेबल है। तो जहाँ तक संभव हो आप डॉक्टर को दिखाएं और इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए और सही इलाज हो पाए। लक्षणों जी। की बात करें तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में जो लक्षण है वो तेज ठंड लग के बुखार आना। तेज क्या होता है, बहुत जी। सारी बीमारियों में ठंड लगती है और हम उसमें हम्म। हर एक में मलेरिया सोचने लगते हैं, ये गलत है। तेज कपकपी जी। वाला, फीवर विथ राइगर चिल्स, तेज बुखार हम्म। 102 या उसके ऊपर, कपकपी वाला एकदम राइगर्स के साथ और बुखार आता है। और मलेरिया में जी। वो एक दिन छोड़ के आता है क्योंकि उनकी एक दिन छोड़। 48 घंटे की मलेरिया की साइकिल होती है, तो एक दिन छोड़ जी। के आता है नेता हम्म। जो हम्म। कॉमन पैरासाइट है उनसे। डेंगू बुखार के साथ साथ इसमें बॉडी एक, कमजोरी, ये सब तो लगते ही है। डेंगू के बुखार की बात करें तो डेंगू के बुखार का सबसे तगड़ा जो फीचर है, बहुत बॉडी एक होना, कमजोरी आना, सरदर्द होना, जबकि हर हम्म। बुखार में हो सकता है ये। तेज सरदर्द होना और हम्म। आंखों के पीछे दर्द और हम्म। रैशेज होना, कई बार चकत्ते दिखने लगते हैं, गम्स वगैरह में ब्लीडिंग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी की तरफ पेशेंट जा रहा है। इनमें से कोई भी लक्षण हो वो दिखाएं। मैं तो ये कहता हूँ बुखार आते ही डॉक्टर के पास जाएं और अपने लक्षण बताएंगे तो डॉक्टर होता है वो आपको एक सही गाइडेंस दे देगा और उनकी सलाह को गंभीरता से लें और जी। उसका पालन करें। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम डेंगू और मलेरिया के बारे में आपको और अहम जानकारी देने वाले हैं, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं तू है तो आई बी ऑल राइट, रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल के मशहूर शायर बेखुद बदायूनी से। बेखुद बदायूनी का असल नाम मोहम्मद अब्दुल हई था। उनका जन्म 1857 में बदायून उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उर्दू के मशहूर शायर दाग दहलवी के शागिर्द थे और उन्होंने अपने उस्ताद की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए गजल को नफासत, शगुफ्तगी और दिलकशी से आरास्ता किया। बेखुद बदायूनी की शायरी में इश्क, हुस्न, वफा और इंसानी जज्बात का पुरलुत्फ इजहार मिलता है। उनकी गजलों की खास बात जबान की सफाई, फिक्र की सादगी और एहसास की गहराई है। उनका कलाम दिल से निकलकर सीधा दिल तक पहुंचता है। आइए उनके चंद मशहूर अशार सुनते हैं। मेरी मैयत पे ना रो मेरे अजीजों, बेखुद मैं तो दुनिया से गया दर्द मोहब्बत लेकर। और एक और दिल नशीन शेर मुलाहिजा हो। आंसू मेरी आंखों में हैं, नाली मेरी लब पर, सौदा मेरे सर में है, तमन्ना मेरे दिल में। बेखुद बदायूनी ने गजल की रिवायती खूबसूरती को बरकरार रखते हुए उसमें अपने जज्बात और तजुर्बात का रंग भी शामिल किया। उनका कलाम उर्दू अदब के उस दौर की याद दिलाता है जब गजल मोहब्बत और नफासत की जुबान हुआ करती थी। आज भी बेखुद बदायूनी की अशार अदब के शायकीन को अपनी सादगी और दिलकशी से मुतासिर करते हैं और उर्दू गजल के खजाने को रोशन रखते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ।
आप सुन रही थी अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानो 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright, रेडियो मानू 90.0 FM का हेल्थ शो। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं तू है तो I'll be alright, रेडियो मानू 90.0 FM का खास हेल्थ शो। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी से। वे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हमें बहुत ही मुफीद जानकारी दे रहे हैं मॉनसूनल डिसीजेस के बारे में। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल, डेंगू के ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, डेंगू के ज़्यादातर मरीज तो बुखार और बॉडी एक तक रहते हैं। जब डेंगू के मरीजों में दूसरे लक्षण दिखें, जैसे कि चकत्ते आना, हेमोरेजिक स्पॉट्स आपको दिखे, खून स्किन के नीचे रैशेस दिखें, तो ये काफ़ी अलार्मिंग होता है। इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ पेशेंट बढ़ रहा होता है। तो ये एक सीरियस बीमारी है। इलाज की दो अवस्थाएं होती हैं। एक, यदि पेशेंट ठीक है, फिट है, अपेरेंटली ठीक है, तो हम घर पे इलाज कर सकते हैं, जो ज़्यादातर केसेस में होता है। दूसरा होता है जब हमको उसको सपोर्ट देना पड़ता है। इलाज केवल दवाइयाँ नहीं है। किसी का ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो ब्लड हमको उस तरह का सपोर्ट कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। ब्लीडिंग को हो रही है तो उसको मॉनिटर करना है, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो अस्पताल को करने होते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि चिकित्सक की सलाह को इग्नोर न करें। अच्छा, बच्चों और बुजुर्गों को इन बीमारियों से बचाने के लिए घर में कौन सी डेली की सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम भी कुछ हद तक कम होता है? इनमें वही जो अपन ने डिस्कस किया है कि पानी का ध्यान रखें, वेक्टर्स का ध्यान रखें, तो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। फूड का ध्यान रखें। ये बीमारियां बारिश में केवल पानी तक ही सीमित नहीं रहती, कई बीमारियां खराब खाने से भी होती हैं। तो घर में मच्छर मक्खी नहीं पनपे, ये भी हम ध्यान रखें। खाना बहुत देर खुला नहीं रहे। तो जैसे आप घरों में फ्रिज आ गए हैं, तो फ्रिज वाले घरों में तुरंत उसको फ्रिज में रख दें आपका खाना, और जब फ्रिज से निकालें तो पूरे खाने को नहीं निकालें, तो उसके केवल पोर्शन को निकालें, उसको गर्म करें। इससे दो बातें होती हैं। पूरा खाना बार बार गर्म करने में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, और जितना हमको खाना है उतना हम निकालें और उसको गर्म करके खाएं। जिनके यहाँ ये सब सुविधाएं नहीं हैं, वो यदि खाना 4 घंटे से ज़्यादा रखा हुआ है तो गर्म करके खाएं। 4 घंटे ही उसकी एवरेज, चाहे दूध हो चाहे खाना हो। स्पेशली यदि खाने में ग्रेवी वाले हैं तो ये ध्यान और रखना पड़ता है। कई खाने की चीज़ें सूखी भी होती है, तो मैंने जैसे हमेशा बोला कि सूखी चीज़ों से डर नहीं होता, पर फिर भी फंगस वाले इश्यूज हो सकते हैं यदि लंबा रखा हुआ है खाना तो। जी। डॉक्टर साहब, क्या जैसे बच्चे जो है वो इवन बुजुर्ग भी शाम में सुबह में घूमने के लिए जाते हैं, आपने बताया कि डेंगू का मच्छर तो दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन मलेरिया का मच्छर शाम में, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि जब बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े, पूरा पैंट, ये सब पहनाकर भेजा जाए। क्या ये रोकथाम में कुछ हेल्प करेगा? जी हाँ, आपने उस एस्पेक्ट को टच किया जो छूट रहा था।
वेक्टर से बचाव के जो तरीके हैं उनमें एक तो वेक्टर को पनपने नहीं दे, जिसको हमने डिस्कस किया। अब जहां हमारा कंट्रोल नहीं है वहां हमारे कपड़े फुल स्लीव हो और ऐसे केमिकल्स लगाएं, क्योंकि वेक्टर्स की एक खासियत होती है वो मानव गंध को सूंघते हुए आते हैं, है ना। वो उनके लिए एक तरीका होता है जिससे वो अपने फीड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे में कुछ केमिकल्स हैं जो उनको मास्क कर देते हैं हमारी ऑर्डर को। और दूसरा, यदि टच में आ गए हैं हमारे, तो हमारे जो बैरियर्स हैं, यानी कपड़े फुल स्लीव पहने हुए हैं, तो वो भी हाँ उनको बहुत कम एरिया छोड़ते हैं जिनमें वो काट सकते हैं। तो ये भी तरीके हैं। फिर उसके बाद घर में हमारे खिड़कियां जो हैं वो भी बैरियर क्रिएट करें, जैसे मच्छर जालियां लगी हों। और यदि मुश्किल तब भी पूरा कंट्रोल नहीं, को घर के डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि वो मल्टीपल एंट्री और बीच में कई जगह ओपन होता है, तो सोते समय हम मच्छरदानी तक लगाए। तो ये सब आपके घर की डिज़ाइन क्या है, आपके चैलेंजेस क्या क्या है, उन सब पर डिपेंड करता है। तो बैरियर्स हम कपड़ों से लेकर के खिड़कियों और अपने बेडरूम तक क्रिएट कर सकते हैं वेक्टर से। कुछ लोग जो हैं वो कॉइल्स लगाते हैं, फिर वो ऑल आउट एंड ऑल दैट। यूजुअली शाम के वक्त ये सारी चीज़ें स्विच ऑन कर दी जाती हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए, क्या ये वाकई इफेक्टिव है? देखिए, मच्छरों में एक बात है कि ये यूवी लाइट में नहीं ट्रैवल करते। जब धूप चल रही होती है, धूप के समय पे ये इनके मूवमेंट नहीं होते हैं। और एक्सपेरिमेंट पे भी किया गया कि यूवी लाइट को ये क्रॉस नहीं करते। जब किसी जार में इसको डाल करके जब एक्सपेरिमेंट किए गए, तो इनके समय फैलने के समय, घर में घुसने के भी जो कॉमन समय है वो सुबह है मेनली, या फिर शाम को है, मतलब सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। और फिर रात भर ये सिलसिला हो सकता है कि आते रहें घर में। तो हम डोर्स प्रॉपरली बंद रखें। ये एक तरीका है जिनसे इनके कॉन्टैक्ट्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि टाइफाइड और पानी से होने वाली बीमारियों में शुरुआत के कौन से सिम्पटम्स सबसे पहले दिखते हैं? कौन से लक्षण हैं जो सबसे पहले आपको दिखते हैं? क्या मतलब बुखार आने से पहले भी आप उसको देखकर बता सकते हैं कुछ? जी हाँ, एक्चुअली आपको बुखार आने के पहले, एक्चुअली क्या होता है कि हर बीमारी में एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एकदम से आज वायरस या बैक्टीरिया गया शरीर में और लक्षण आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करते हैं। वो 2-4 दिन से बढ़ करके 15 दिन तक हो सकते हैं और इससे भी लंबे हो सकते हैं। तो जब बीमारी क्लिनिकल लेवल पे पहुंचने वाली होती है, उसके 1-2 दिन पहले से ठीक नहीं लगना और बॉडी एक होना, मलाइज जिसे कहते हैं, वो उस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। वो लेकिन इतना वेग है कि हम उस पर बहुत मतलब ये नहीं कह सकते कि इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑब्जर्व करें, कई बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं, पर इनको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रख लें। जब भी ऐसी तकलीफ आए तो ये समझ लें कि इसको ऑब्जर्व करें कि क्या किस दिशा में जा रही हैं। फीवरिश लग रहा है तो माने नहीं फीवरिश लग रहा है, नाप लें। जो नापा जा सकता है उससे अच्छा बुखार नाप लें। और बुखार आने पे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। टाइफाइड के लक्षणों में मेनली टाइफाइड का बुखार का पैटर्न जो है बढ़ता है, मतलब वो धीरे धीरे स्लोली राइजिंग टेम्परेचर होता है। आज आपका टेम्परेचर 99 है, कल 100 होगा। इसको स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं, है ना। ऐसे उसकी वजह भी हल्का बॉडी एक हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, उल्टी वाले लक्षण हो सकते हैं, खाने की इच्छा नहीं होना, ये लक्षण हो सकते हैं टाइफाइड में। और इसमें जो है वो हमें फिर डॉक्टर के पास ही जाना है और डॉक्टर की डायग्नोसिस भी सीजन और लक्षणों के आधार पर उसको नैरो कर देती है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निर्णय लेते हैं। टाइफाइड भी काफ़ी कॉमन चीज़ है। रही बात डायरिया की, तो डायरिया के मामले में भी यही होता है कि पेट का भरा भरा डिस्टेंशन शुरुआत में, फिर धीरे डायरिया में एक आध दिन में कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर। और वो सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं, माइल्ड डायरिया से लेके बहुत प्रोफ्यूज डायरिया तक, जानलेवा कंडीशन तक हो सकती हैं। और इसमें डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्री तक हो सकती हैं, या फिर कुछ जगहों पर एंडेमिक होता है, कॉलरा वाली बीमारी भी हो सकती हैं। तो ये लक्षण खुद अपने आप में बयां करते हैं।
होता ये है कि इवन अब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यूट्यूब से और इधर-उधर से पता चल गई हैं कि अगर दस्त ज़्यादा हो रहे हैं तो ओआरएस ले लो, पानी की मात्रा बढ़ा दो। लेकिन ऐसी कौन-सी सिचुएशन आपको लगती है जहाँ पर आपको फिर ये घर की चीज़ों को रोक कर सीधे डॉक्टर के पास भागना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप घर में होते हैं, तो जी। चाहे डिहाइड्रेशन हो चाहे डेंगू। डेंगू भी बहुत कम लोग जानते हैं कि डिहाइड्रेशन की बीमारी है। हुँ, डेंगू जो है डिहाइड्रेशन की बीमारी है, भले ही हमारा डायरिया नहीं हो रहा है, लेकिन हुँ। वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ा देता है और वेसल्स का फ्लूइड कम कर देता है। तो पानी की कमी ही होती है और उसमें हाइपोटेंशन इस तरह के लक्षण होते हैं। डायरिया में तो सीधे मतलब वाट पानी का लॉस हो जाता है। ऐसे में जब तक अस्पताल नहीं जा रहे हैं, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, और हाइड्रेशन आपका अच्छा है तब आपको मालूम पड़ता है। यदि आप फ्रीक्वेंटली मतलब टाइम टू टाइम, जो भी एक नॉर्मल टाइम होता है, यूरिनेट कर रहे हैं, वो सबसे परफेक्ट इंडिकेशन है कि आपका हाइड्रेशन ठीक है, क्योंकि यूरिन पास आउट होना कम हो जाएगा डिहाइड्रेशन में, और या फिर रुक सा जाएगा। तो ऐसे में आप घर में पानी लेते रहें, और वैसे जब भी कोई बुखार वाली बीमारी हो, आप हाइड्रेशन अच्छा रखें, ये ज़रूरी है। अब यदि काफ़ी तेज डायरिया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और उल्टी हो रही है, कई बार उल्टी होना अपने आप में ऐसा होता है कि वो मेडिकेशन में अफेक्ट कर देता है। आप जो ओरल मेडिकेशन पे है, बुखार हो चाहे डायरिया हो, तो फिर आप कैसे अपने आप को करेंगे, क्योंकि आपको वाटर भी चाहिए आपको। तो ऐसे में हमको उल्टी एक कारण होती है, हॉस्पिटलाइज करके सिस्टम को रिस्टोर करना होता है। तो उल्टी और दस्त की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ये और या फिर एक्सट्रीम बुखार, यानी बुखार बहुत ज़्यादा है, 102-3 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो भी आप उसमें अस्पताल में केयर लेना बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन बीमारियों के लिए भी क्या वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में? टाइफाइड के लिए बहुत इफेक्टिव वैक्सीनेशन है, सब यूनिट वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिनको सबको लगाना चाहिए। फिर बीमारियां, यदि हेपेटाइटिस टाइप की बीमारियां हैं, इनमें भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। फिर आती है बात डेंगू के वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण उसको जनरलाइज नहीं किया गया है, कुछ अफेक्टेड जोन में ही इसको रिकमेंडेड है। मलेरिया में बहुत अच्छी बात यह है, क्योंकि पैरासाइट की बीमारी है, मलेरिया में वैक्सीन्स आने शुरू हो गए हैं। अभी फिलहाल फैल्सीफेरम के लिए ही उपलब्ध है, जिसकी एफिकेसी 75% है, और लेकिन उनको उन्हीं जगहों पर रिकमेंडेड किया जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा मलेरिया है। तो मलेरिया में भी वैक्सीन की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। तो डेंगू में कॉम्प्लिकेशन के कारण इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ और बेहतर विकल्प आए, लेकिन टाइफाइड 100% प्रिवेंटेबल हो गया है, ये अच्छी बात है। हेपेटाइटिस में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जी, आपसे आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कि रिकवरी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये बीमारियां रीलैप्स ना हो? देखिए, रिकवरी होने पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि जो डोज लिखा हुआ है 7 दिन 5 दिन डॉक्टर ने, उसको बीच में छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल नहीं छोड़ें, दवाई पूरी करें, नहीं तो रिलैप्स हो सकता है। स्पेशली टाइफाइड में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अपने एंटीबायोटिक्स का ये पे कोर्स पूरा करें, डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह से मानें, और अपने लक्षणों पर भी आगे भी नज़र रखें, ये ज़रूरी है, और तभी उसका इलाज कंप्लीट होगा। जी, तो दोस्तों आज की गुफ्तगू से हमें यही समझ में आया कि बारिश का मौसम खुशनुमा तो होता ही है, लेकिन इसमें हमें बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर अपूर्व त्रिपाठी, आपने इतनी आसान और दिलचस्प ज़ुबान में हमें सारी बातें समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूँ आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे थे तू है तो आई बी ऑल राइट। अगली मुलाकात तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, आदाब। आप सुन रहे थे तू है तो आई बी ऑल राइट, रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।